Good morning, student. In the previous chapter, we will learn about the center of mass and moment of inertia. And in this lecture, we can learn about the equilibrium of the rigid body. So in this week, first is the हम इसके अंदर पढ़ेंगे नॉन concurrent force क्या होता है. नॉन concurrent force is defined as the force whose line of action do not pass through the single common point. कि वो सिंगल कॉमन पॉइंट उनका फोर्स का नहीं होगा. यानी कि जैसे हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो हर एक पार्टिकल के ऊपर अलग अलग फोर्स लगता है ना. तो वो जो फोर्स के जो पॉइंट्स है ना वो अलग अलग नहीं होंगे, है ना. उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे. द फोर्स काजेस द रोटेशनल मोशन ऑन द बॉडी. द कम्बिनेशन ऑफ द concurrent एंड नॉन concurrent फोर्स cause रोलिंग मोशन ऑन द बॉडी. इस फिगर के अंदर देखो डायग्राम दे रखा है. उसके बाद हमारे पास टॉर्क क्या होता है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट. टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास है एफ इंटू में डी. एफ हमारे पास क्या है, फोर्स, और डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, टॉर्क. और ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. देन हमारे पास है डी. हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा. आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू में एफ वेक्टर. टाउ हमारे पास यानी कि जो हमारे पास टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है. जो टॉर्क की यूनिट है वो है न्यूटन मीटर. और अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट में है तो हम इसको लिखेंगे जूल. Also equal to the Newton meter, which is the scalar product. Torque is occur because of the turning effect of the force on a body. एक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक स्केल है. स्केल के दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो वो स्केल क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क एक तरह से हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट या फिर ट्विस्टिंग इफेक्ट, यानी कि वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. अब देखो यहाँ पे अगर रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने क्या लेना है, साइन कन्वेंशन टॉर्क के लिए पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज है तो उसको हमने क्या लेना है, नेगेटिव. द वैल्यू ऑफ टॉर्क डिपेंड ऑन द रोटेशन एक्सिस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जो टॉर्क की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रोटेशन एक्सिस के ऊपर, और किस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पे देखो एक केस है हमारे पास, ये हम एक स्केल है, स्केल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है. और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, फोर्स की लाइन को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ड्रॉ करके और एक इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया, है ना. तो वो क्या हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया. तो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा. इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. सेम यहाँ पे भी देखो केस सेकंड क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है. एक फोर्स F1 F2 और एक फोर्स F3 लग रहा है ना. तो इसके अंदर कोई भी टॉर्क नहीं होगा क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, 2 अपवर्ड फोर्स लग रही है. तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, 0. कुछ एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट रोटेशन एक्सिस ओ इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम के अंदर जो ओ पॉइंट है वो रोटेट करेगा और यहाँ पे क्या लग रही है, देखो ये डिफरेंट फोर्सेस F1 F2 और F3 फोर्स लग रही है. तो इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. एक इसी का बी पार्ट देखो, ओ हमारे पास क्या है, रोटेटिंग एक्सिस है, और F1 F2 F3 F4 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है. इसका क्या है सोल्यूशन, हम इसको क्या करेंगे, एक D1 हमने ज्वाइन कर दिया, D2 ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वैल्यूज पुट करके